नमस्कार। हर सोसाइटी में आप जो फंड मैनेजमेंट करते हैं, फंड मैनेज करते समय कमेटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हाउ टू कलेक्ट डिफॉल्टर्स मनी, क्योंकि आपके चारों साइड से हाथ बांधे गए हैं। कमेटी एक तो हर चीज जो टारगेटेड है वो करनी है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कोई लॉ के बाहर जाके फोर्स नहीं कर सकते, मतलब उसका जो कचरे का डब्बा भी होता है वो भी आप रुका नहीं सकते। इतना रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर रहता है, ऐसे मराठी में बोलते हैं कि मार भी नहीं सकता है और छोड़ भी नहीं सकता है। ऐसे हालत में कैसा कंट्रीब्यूशन कलेक्शन करे? जो पहला एक्ट था 1912 का, 1912 का कायदा जो था, वो टाइम ज्वाइंट रजिस्टर के कोई परमिशेबल नहीं थे, पूरी सिविल कोर्ट की ही प्रोसीडिंग के हिसाब से आप रिकवर कर सकते थे। लेकिन 1960 का जो कायदा आया, ये कायदा में कई सारे बदल किया गया और उसके साथ क्वासी जुडिशियल एक सिस्टम डेवलप किया गया और क्वासी जुडिशियल सिस्टम के कारण से ही आप लोगों का जो कलेक्शन करना है उसके ऊपर कंट्रोल्स आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफॉल्टर मतलब क्या? आप लोग पहले डिफॉल्टर की डेफिनेशन देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग होता है, 50,000 आउटस्टैंडिंग होता है तो ये वो डिफॉल्टर किया जाता है, ऐसा रूल में नहीं है। डिफॉल्टर की सिंपल डेफिनेशन है, आपने इनवॉइस मेंटेनेंस का भेज दिया और उसको 90 डेज का क्रेडिट दे दिया और उसके बाद उसने 90 डेज में आपको पेमेंट नहीं किया तो आपके रिकॉर्ड के लिए वो डिफॉल्टर करके हो जाता है, डिम है। लेकिन डिम पे भी आपका काम नहीं चलता है, आपको उसको प्रोसीडिंग करना पड़ता है, तो ये वो डिफॉल्टर करके डिक्लेयर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इनवॉइस भेज दिया और आपका डिफॉल्टर वो क्रिएट हो गया। तो उसके पहली स्टेज क्या होती है डिफॉल्टर को डिक्लेयर करने के लिए? आपको इनवॉइस के साथ एक रिमाइंडर लेटर आपका चला जाना चाहिए, उसको कम से कम 90 डेज का क्रेडिट देना चाहिए। तो आपके मन से पहले ये चीज हटा दीजिए कि डिफॉल्टर कोई एक अमाउंट क्रॉस होने के बाद होता है, नहीं है। अभी इसकी प्रोसीडिंग है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हर चीज इंक्लूडेड है, जैसे सर्विस चार्जेस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर चार्जेस है, सिंकिंग फंड है, बिल्डिंग इंश्योरेंस है और अलग अलग जो आप एजीएम में जो पास किया गया है वो सब आपका मेंटेनेंस करके एक ग्रुप में हेडिंग हो जाती है। तो ये जो मेंटेनेंस का हेड क्रिएट होता है उसमें पूरे हाउस को विद इन अ लॉ पावर से डिफाइन करने की। तो एक मेंटेनेंस आपका हो गया, आपने इनवॉइस पहला प्रोसीडिंग कर दिया, आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका टाइम होता है। आपने 90 डेज का उसको इनवॉइस पे लिखा गया है, काइंडली मेक अ पेमेंट विद इन 45 डेज या 30 सितंबर या व्हाटएवर, वो टाइम फ्रेम हो गया तो उसका ड्यू चालू हो गया, ड्यू कोर्स। अभी जो 1960 का एक्ट है उसमें डिफॉल्टर का हेड में बैठता है। मैं क्यों डिफॉल्टर का हेड पकड़ रहा हूं कि आपने गलत कोई डिसीजन पास किया है तो वो डिफॉल्टर करके डिक्लेयर नहीं होता है। अभी एग्जांपल मैं बताता हूं, आपने नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कोई एक 500 रुपए लगा दिया है, ऐसे ही एवरेजली हाउस में डिसीजन ले लिया है और उसका आपका ऐसा मेंटेनेंस काउंट किया जाएगा तो 1000 रुपीज है और आपने नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस ही 500 रुपीज लगाया और उसको आपने इनवॉइस प्रॉपर भेज दिया, 90 डेज का राह देखा और आप उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर करने के लिए जा रहे हैं, आपका यह डिफॉल्ट के डेफिनेशन में नहीं बैठेगा। इसके लिए मैं बताया कि जो लॉ के अंदर आपने जो भी डिसीजन लिया है उसका डिफॉल्टर का ग्राउंड्स क्लियर होना जरूरी है। अभी आपकी प्रोसीडिंग चालू होती है क्या? ऐसा देखेंगे क्वासी ज्युडिशियल के पहला ज्युडिशियल प्रोसीडिंग में पेनल्टी वर इंटरेस्ट नाही लागला पाहिजे, त्यामुळं डिफॉल्टर के डेफिनेशन में पेनल्टीज का पार्ट नहीं आता है। पेनल्टी की आपको अलग से प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। आज जो 154B है उसमें ये आपका जो सुझाव है वो लिया गया है, पहले लॉ में वो डेफिनेशन नहीं था, लेकिन अभी जो सुझाव है तो उसमें 154 में आपका जो पार्ट है वो लिया गया है। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट कि लॉ में देखेंगे तो 91, 92 और 94 ये सेक्शन रिकवरी प्रोसीडिंग के लिए दिया गया है, 101 नहीं था। तो ये 3 एक्ट से आप सिविल कोर्ट में फाइल करके आपका रिकवरी प्रोसीडिंग करना आपका ऐसा दिया गया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जो जुडिशियल प्रोसेस में टाइम एक लिमिटेशन नहीं रहता है,
3 साल भी केस चलती है, 6 साल भी केस चलती है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने 101 करके प्रोसीडिंग कोऑपरेटिव के लिए चालू किया, हाउसिंग के लिए नहीं, कोऑपरेटिव के लिए चालू किया। बेसिकली आप पथपीड़ित देखते हैं, बैंक्स देखते हैं, उधर ये 101 का ज्यादा करके फोर्सफुली लॉ होता है, हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं होता था, लेकिन बाद में 101 गवर्नमेंट ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया। तो पहला ये आप क्लियर करिए कि 91, 92, 94 ये आपका बेस लॉ है, वो जुडिशियल लॉ है, और 101 है ये नॉन जुडिशियल क्वासी जुडिशियल लॉ क्रिएट किया है। मतलब गवर्नमेंट ने अधिकृत जो रजिस्ट्रार या डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो डिफाइन किया है, वो लोगों के पास आप 101 का फॉर्मेट दिया गया है एक्ट में, उसके प्रिस्क्राइब फॉर्म में आप 101 का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं रजिस्ट्रार को। 101 का प्रोसीडिंग के लिए आपका पहला स्टेज है कि वो जो लॉ का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में आपने रजिस्ट्रार को दे दिया। उसमें आपका 21% मैक्सिमम जो आपको लॉ के हिसाब से दिया गया है, आप रिकवर कर सकते हैं, उतना तक इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग में डिक्लेयर हो जाता है कंसिडरेबल। सबसे इंपॉर्टेंट, आप डायरेक्ट रजिस्ट्रार को अप्लाई नहीं कर सकते 101। उसके लिए भी आपकी पहली बेस फाउंडेशन क्रिएट करना चाहिए कि आपने ओरली एमसी मीटिंग से उसको एक नोटिस सर्व करना चाहिए पहला कि आपका XYZ अमाउंट ड्यूज है, आप पे कर लीजिए करके। ऐसा 3 नोटिस जाता है, उसके बाद आपका एक रिजोल्यूशन पास होता है कि अभी ये जो XYZ केस है, ये हम 101 के अंदर रजिस्ट्रार को अप्रोच कर रहे हैं। तो 101 का आपका अप्रोचेस फिर रजिस्ट्रार के पास से चालू हो जाता है। अभी रजिस्ट्रार के भी पास जाएंगे तो उधर भी आपको कुछ एक बेस अमाउंट रहती है, आपका 1 लाख रुपए अमाउंट है तो 2% ऐसे स्पेसिफाइड चार्जेस दिया गया है। तो आपका कितना डिफॉल्टर अमाउंट है उसके हिसाब से वो चार्जेस डिफाइन किया गया है। उसमें भी आपका 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, तो ऐसा चार्जेस इंक्रीज नहीं होता है। एक टाइम लिमिट के बाद स्टेबल आ जाता है कि मैक्सिमम आपका 1000 का कोर्ट फी आपको आपको चलन भरना जरूरी पड़ता है। तो 101 का रजिस्ट्रार के पास से ये सब एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद रजिस्ट्रार हियरिंग निकालता है। क्या है कि कोई भी रजिस्ट्रार डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दे सकता है, जो नेचुरल लॉ पास करना उनको मैंडेट है। ऐसा नहीं है कि आपने अप्रोच किया रजिस्ट्रार को XYZ अमाउंट डिफॉल्टर के लिए और उन्होंने डॉक्यूमेंट बेसिस पे ऑर्डर पास किया तो हाईकोर्ट ने वो ऑर्डर कैंसिल किया। ऐसे 2-3 लॉज केस लॉज है हमारे पास। तो रजिस्ट्रार भी पहला उसको हियरिंग करवाते हैं, सामने वाले और जो सोसाइटी के तरफ से आर्गुमेंट किया जाता है उसके ग्राउंड फुलफिल होता है। समझो आपने एजीएम में ही कई डिसीजन रॉन्ग लिया गया है और वो उसको आप फोर्स कर रहे, तो वो पैसा कभी रजिस्टर आपको बोलेगा नहीं कि आप 101 में उसको एप्लीकेबल करो करके। तो वो जो भी डिसीजन है वो रिवर्स करके लेना पड़ता है। इंटरेस्ट, कई लोग इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चालू करते हैं, कई पेनल्टी पे इंटरेस्ट चालू करते हैं, कई मेंटेनेंस इलीगल तरफ से चालू करते हैं। तो अलग अलग लॉ के क्राइटेरिया में फिट होता है तो ही रजिस्ट्रार अपने को वो परमिट करता है, अदरवाइज परमिट नहीं करता है। तो 101 का ये हियरिंग दोनों साइड से पास होने के बाद, नेचुरल लॉ अप्रूव होने के बाद फिर एक रजिस्ट्रार ऑर्डर पास करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सर्टिफिकेशन ऑफ रिकवरी से। इधर अपना 101 का प्रोसीडिंग खत्म होता है। लोग इधर तक ही जाना है, इधर तक ही जानते हैं, आगे क्या करना है मालूम नहीं है। मतलब रजिस्ट्रार ने आपको सर्टिफिकेट किया तो सामने वाला पैसा लाके नहीं देगा। ऐसा भी नहीं है कि रजिस्ट्रार किसी के घर पे जाएगा और पैसा लाके देगा। उसके लिए एक SRO 156 के वापस प्रोसीडिंग चालू हो जाती है। और ये रिकवरी का फिर हमारा स्टैंड है 156 का, फिर उसके साथ चालू होएगा। उसमें भी कई लोग जानते हैं कि सीधा बोलते हैं कि 156 में जो रिकवरी ऑफिसर रहेगा, SRO रहेगा, वो डायरेक्टली फ्लैट को सेल करता है या सील करता है। ऐसा नहीं करता है। रिकवरी भी उसके प्रोसीडिंग करेगा। उसके प्रोसीडिंग में 3-4 स्टेजेस है। पहला जो अचल संपत्ति बोलते हैं, जो हिलती है चीज, इमीडिएटली सेल करके उसका पैसा आ जाता है, गाड़ी है, टीवी है, ऐसे असेट्स बेचा जाता है। तो आप दोनों साइड से एक्टिव रहो कि ऐसा नहीं कि 101 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इतना भी ध्यान देखो, 101 एक बार रजिस्टर ने ऑर्डर पास करने के बाद
वो जो सामने वाला पार्टी है वो ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता है। वो हाईकोर्ट को भी उसको चैलेंज करने का है तो 50% पहला कोर्ट के पास पैसा भरना पड़ेगा। अभी जो आदमी 50% भरेगा वो फिर 100% भरने के लिए उसको जबरदस्ती करे हो जाती है। तो 101 का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्टनेस है, लेकिन 101 के अलावा 156 का काम आगे बहुत चालू होता है। जैसे मैंने बताया, और एसआरओ के पास क्या पावर होती है, जैसा जिलाधिकारी हम लोग बोलते हैं आईएएस ऑफिसर कलेक्टर, वो कलेक्टर के पावर उनके पास चली जाती है। जैसा रजिस्टर के पास ये कलेक्टर की पावर होती है 101 तक, उसके बाद 156 में उनके पास पावर चली जाती है। तो वो जो एसआरओ है वो आपके घर में आके पहले जो संपत्ति है, अभी आपका ड्यूज 10 लाख का है तो 10 लाख के एसेट्स वो सेल कर देता है। नोटिस पहला सर्व करता है, पंचनामा होता है, सब बाकी के जो लीगलिटीज है वो करता है। उसके बाद 101 के अकॉर्डिंगली वो 156 के गाइडलाइन के थ्रू अचल संपत्ति पहला बेच देता है, उससे पैसा आके सोसाइटी का काम चलाया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो लास्ट में वो अपना फ्लैट भी सेल करवाता है। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फ्लैट ही सेल करता है। तो 101 का मेरे ख्याल से यही प्रोसीडिंग होती है। इसमें बहुत सारे कोर्ट केसेस है, ज्यादा करके रिकवरी ऑफिसर हर पद पीड़ित होती है या बैंक्स होती है, उनका एम्प्लॉयज होता है। इधर आपका एम्प्लॉयज नहीं होता है, इधर का जो रजिस्टर अप्रूव करता है वो रजिस्टर एसआरओज अप्रूव्ड अपने फेडरेशन में एनरोलमेंट होती है, और जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग है वो अपना हाउसिंग फेडरेशन के माध्यम से ही वसूली किया जाएगा, एसआरओ रजिस्टर के थ्रू नहीं। फेडरेशन का काम उधर चालू हो जाता है। तो ये बेसिकली 101 की गाइडलाइंस है। कई लोगों का इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि कौन वसूली करेगा, रजिस्ट्रार वसूली करेगा क्या, रजिस्ट्रार वसूली कभी नहीं करेगा। लेकिन इतना है कि एक बार वो ऑर्डर पास हुआ, वो जो सामने वाले के ऊपर दिया है वो कोई कोर्ट में जा नहीं सकता है जब तक उसका 50% आपको मनी पे करे, तब तक उसका कोई उसके पास लॉ के हाथ बांधे हुए हैं। तो बेसिकली यही 101 का प्रोसीडिंग है। धन्यवाद।